हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का इकोनॉमिक्स बुक से चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है और इसमें यही बताया गया है कि इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, और यहाँ से कुछ भी काम का बात नहीं है, सीधे आते हैं मेन टॉपिक पे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट क्या लेके आता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल्स होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे 3 वर्ड याद कर लीजिए। गोल्स का 2 सिनोनिम्स है। ठीक है, इस दोनों को आपको पता होना चाहिए। पहला तो होता है एस्पिरेशन और दूसरा होता है डिज़ायर। ठीक है, तो गोल, डिज़ायर, एस्पिरेशन, ये तीनों वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। तीनों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा अभी हम बताएंगे ही। फिलहाल आप इस टॉपिक को समझते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल्स होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि कोई, मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो लैंडलेस रूरल लेबर है, अपना ज़मीन नहीं है और ये लेबर है, मतलब दूसरों की ज़मीन पे ये काम करता है, तो इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, इसका गोल या फिर एस्पिरेशन क्या होगा। तो देखिए, ये चाहेगा कि मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा इसको काम मिले और बेटर वेजेस, ये इसका तनख्वाह हो। लोकल स्कूल अवेलेबल हो जहाँ पे उसके बच्चे एजुकेशन ले पाए, वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चाहेगा कि कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, और ये लोग भी जो विलेज है या फिर सोसाइटी है उसमें लीडर बने। ठीक है, ये इनका डेवलपमेंटल गोल्स होगा। ठीक है, लेकिन वही मान लीजिए कि कोई एक प्रॉस्पेरस फार्मर है फ्रॉम पंजाब या फिर इंडिया का कोई भी पार्ट में ऐसा प्रॉस्पेरस फार्मर है, रिच फार्मर है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, चाहेगा कि मेरा फैमिली इनकम हाई रहे। कैसे हाई रहे? थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस। आपने एक नाम सुना होगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ फसलों के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस पे करती है कि इतना दाम तो आपको मिलेगा ही फसल के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉस्पेरस फार्मर्स क्या चाहेंगे कि वो दाम जो है वो काफ़ी हाई हो। ठीक है, ताकि इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। और देखिए, ये क्या चाहेंगे, सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर। ये चाहेंगे कि इनको जो लेबर मिले वो हार्ड वर्किंग हो, चीप लेबर हो, और इन सब से इनका इनकम बढ़ेगा। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रॉड। इनका एम होता है कि ये अपने बच्चे को कहीं अब्रॉड में सेट करवा दे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि इनका डेवलपमेंट गोल और इनका डेवलपमेंट गोल अलग अलग है। समझ रहे हैं? फिर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक रिच घर की एक कोई लड़की है, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, तो वो चाहेगी कि सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। वो चाहेगी कि मुझे मेरे भाई जैसा ही फ्रीडम मिले। ठीक है, वो भी कहीं घूमने फिरने जा पाए। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट्स टू डू इन लाइफ, और उसे ये भी फ्रीडम मिले कि वो खुद डिसाइड करे कि उसे लाइफ में क्या करना है। सी इज एबल टू परसू हर स्टडीज़ अब्रॉड, और वो बाहर भी जाके, विदेश में जाके पढ़ के आ पाए, ये भी वो चाहेगी। तो ये सब कुछ डेवलपमेंट गोल है किसी एक लड़की का। तो अलग अलग पीपल का अलग अलग गोल्स होता है। वही इस टॉपिक का नाम है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो ले देख के कंक्लूजन क्या निकलता है, ये रहा। देखिए, डिफरेंट पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर। तो ये सबसे यहाँ पे मेन कंक्लूजन निकल रहा है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वही चीज़ को सीख करेंगे, चाहेंगे। ठीक है, जो उनका डिज़ायर या फिर एस्पिरेशन को फुलफिल कर दे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, In fact, at times, two persons or two groups of person may seek things which are conflicting. ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो क्या होता है कि 2 पर्सन या फिर 2 ग्रुप ऑफ पर्सन का डिमांड ऐसा हो जाता है कि दोनों डिमांड क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स टू इन द हाउस होल्ड वर्क। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक लड़की है, वो लड़की का डेवलपमेंट गोल क्या है, वो उतना फ्रीडम चाहती है, उतना ही अपॉर्चुनिटी चाहती है जितना कि उसको भाई को मिलता है। इसका मतलब उसका भाई को क्या करना पड़ेगा, घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका भाई का क्या ये डेवलपमेंट गोल होगा कि वो घर के काम में हाथ बटाए? नहीं। तो यहाँ पे ब्रदर का और ये सिस्टर का जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है, कन्फ्लिक्टिंग वर्ड के ऊपर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। To get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land.
अब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेने के लिए ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बने, लेकिन जब डैम्स बनेंगे तो ज़मीन डूब जाएंगे। तो ये ट्राइबल्स लोग को ये आइडिया पसंद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इनका रोजी रोटी छिन जाएगा, वो ज़मीन से रोजी रोटी होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, इसको रिसेंट करेंगे, अपोज करेंगे और प्रीफर करेंगे कि छोटे छोटे चेक डैम्स बने और टैंक्स बने ताकि ये अपने लैंड को इरीगेट कर पाए। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट का और ये ट्राइबल्स का जो गोल्स है वो क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है। बात अगर को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे मेन बात है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे 2 लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। क्या तो आपको ऐसा बोलेंगे कि पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, ऐसा दे देंगे एक स्टेटमेंट और बोलेंगे सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एक लड़की वाला भाई बहन वाला और एक इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल्स वाला, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से तैयार कीजिएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को अलग वे में लिखेंगे वो लोग कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही सेम आएगा, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल देना पड़ेगा और ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी आंसर लिखें तो ये लाइन को इंक्लूड कर दे इसमें, ठीक है। चलिए, तो 2 कंक्लूजन यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। 1, डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, समझ में आ गया। एंड नंबर 2, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, समझ में आ गया। एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग हो दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी हमने देख लिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए अभी हमने समझा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होता है, लेकिन कुछ गोल्स ऐसे हैं ना जो क्या है, कॉमन है, जो सबको ही चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर इनकम, ज़्यादा इनकम हो, ये कहीं ना कहीं सबका ये एम रहता है, ठीक है। उसी तरीके से बिसाइड मोर इनकम पीपल क्या चाहते हैं, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, कोई भेदभाव ना हो, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहते हैं और दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो चाहते हैं कि वहाँ पे लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो। तो ये सब कुछ ऐसे गोल्स है जो कॉमन है, जो सबको चाहिए, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स बोलते हैं। तो एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स, और तो इसका क्या लिखना पड़ेगा आपको कि देयर आर सर्टेन गोल्स विच आर द सेम और कॉमन फॉर ऑल, दीज आर कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स। फिर आपसे पूछ लेंगे कि गिव एनी 3 कॉमन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द पीपल, किसी भी 3 कॉमन डेवलपमेंट गोल्स का एग्जाम्पल दीजिए। तो इनकम दे सकते हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सब कुछ ऐसा गोल्स है जो सबको चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप कहीं नोट करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट इज़ ओनली वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। पैसा या फिर पैसे से खरीदे हुए जो मटेरियल थिंग्स है, ये सब चीज़ सिर्फ एक फैक्टर है जिस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है, सारा चीज़ पैसे से डिटरमाइन नहीं हो सकता है। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करता है। नॉन मटेरियल थिंग्स मतलब यही फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हेल्थ, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे भीड़ भाड़ क्या चीज़ का है, पढ़ लेते हैं। अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, डैम का हाइट बढ़ाने को लेकर यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया गया है कि सिर्फ मनी हर फैक्टर नहीं है, मनी को छोड़ के भी और बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है, लाइफ को जीने के लिए। देखिए क्या है वो, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड try to consider many factors apart from income such as facilities for your family, working atmosphere और opportunity to learn। अगर आपको कहीं जॉब मिलता है और काफ़ी दूर किसी जगह पे जॉब मिलता है तो उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले आप कुछ चीज़ सोचेंगे इनकम के अलावा। इनकम तो देखेंगे कि कितना सैलरी मिलेगा, इसके अलावा और क्या क्या देखेंगे आप देखेंगे कि फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, कुछ चीज़ आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा कि नहीं, तो ये सब फैक्टर्स भी आप देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक जॉब है जहाँ पे आपको लेस पे है, सैलरी कम है, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आपको हमेशा काम मिलेगा, तो ऐसा काम को क्या बोलेंगे, ये आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, आपको काम छूटने का डर नहीं रहेगा यहाँ पे। और वहीं एक और काम है, मान लीजिए वहाँ पे हाई पे मिल रहा है, सैलरी अच्छा है, लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको काम से निकाल सकते हैं, आप फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगा कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी डाउन हो रहा है, फ्रीडम भी डाउन हो रहा है, तो आप कौन सा जॉब चुनेंगे, तो कोई भी बंदा यही जॉब को चुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मनी
इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। मनी को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स है, नॉन मटेरियल थिंग्स है, उस पर भी हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है। और देखिए यहाँ पे कुछ और बताया गया है, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट होने के लिए लोग क्या करते हैं, कई सारे गोल्स को देखते हैं, सिर्फ एक गोल्स को नहीं देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई वुमेन है जो काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो इससे क्या होगा, वुमेन का डिग्निटी बढ़ेगा घर में भी और सोसाइटी में भी, ठीक है। तो वुमेन का डिग्निटी बढ़ने के साथ साथ घर में क्या होगा, उसका मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क होगा, ठीक है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसे वुमेन को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने लगेगा सोसाइटी में जो बाहर काम करती है, ठीक है, ये सब चेंजेस आएगा। और साथ ही साथ जब वुमेन बाहर निकलती है तो उसको क्या भी चाहिए होगा, सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए होगा, ताकि वो अच्छे से वैरायटी ऑफ जॉब्स कर पाए या फिर कोई बिजनेस कर पाए, ठीक है। तो कोई भी डेवलपमेंट होने के लिए कई सारे गोल्स होते हैं, ना कि सिर्फ एक गोल्स, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो डेवलपमेंट गोल्स जो है वो सिर्फ इनकम से रिलेटेड नहीं है, वो बहुत सारे और अदर चीज़ से भी है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब वुमेन बाहर निकलती है तो पैसा तो आएगा ही, साथ साथ डिग्निटी जो है, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, ग्रेटर एक्सेप्टेंस, ये सब बेनिफिट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो देखिए, जैसे अभी हमने समझा कि इंडिविजुअल्स का अलग अलग गोल्स होता है डेवलपमेंट को लेके, ठीक है, सबको अपना अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना है। तो नेशनल डेवलपमेंट का भी तो गोल अलग अलग होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि नेशन इस तरीके से डेवलप हो, आप चाहेंगे कुछ और तरीके से डेवलप हो, ठीक है, तब क्या इसका रास्ता निकाला जाए। तो देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। हर किसी का अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है रिगार्डिंग कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सोचना होगा कि क्या सभी आइडियाज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम जो सोच रहे हैं कंट्री डेवलपमेंट को लेके, आप जो सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो कौन सा आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। कौन सा आइडिया या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट को पिक करे जो ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट पहुँचा पाए, ठीक है। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। तो वो आइडिया जो ज़्यादातर लोगों को हेल्प पहुँचाएगा, वो आइडिया को पिक करेंगे, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट में यही सब क्वेश्चंस के बारे में सोचा जाता है कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंच पाए, ठीक है। तो यही किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट में। तो इस टॉपिक से आपको सिर्फ इतना ही समझना है, उतना कुछ क्वेश्चंस बनता नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ से क्वेश्चंस आएगा ये रहा। ये सबसे मेन टॉपिक है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। अलग अलग कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे, या फिर इंडिया में ही कई सारे स्टेट्स है तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए, तो अभी हमने समझा कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ है। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा, ठीक है। तो हम कैसे ये बात को बोल देते हैं कि कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है और कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है। हम कुछ बेसिस पे तो बोलते होंगे ना कि यूएसए फॉर एग्जांपल ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, कोई और कंट्री अंडर डेवलप्ड है। किस बेसिस पे हम बोलते हैं, तो देखिए, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम किसी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका सारा गुण का कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक या फिर एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को चुन लेंगे और उसके बेसिस पे दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों कंट्रीज़ का या फिर कोई भी ये दो चीज़ है, मान लीजिए दोनों दो कंट्रीज़ है, अगर हम इनका साइज़ को कंपेयर करना चाहें तो हम इनका जोग्राफिकल एरिया को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, तो हमें साइज़ का कंपैरिजन मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमें इनका पॉपुलेशन का कंपैरिजन करना है तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिन लेंगे यहाँ पे, तो उससे कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये जो ज्योग्राफिकल एरिया या फिर पॉपुलेशन बोल रहे हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कोई हमें क्या करना होगा, कुछ एक या फिर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना होगा और फिर उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमें दो चीज़ को कंपेयर करना पड़ेगा। बेसिक सा बात है, ठीक है। तो कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़ देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, इनकम, ठीक है। दो कंट्रीज़ है, इनकम जिसका ज़्यादा होगा उसको हम लोग ज़्यादा डेवलप बोल देंगे, इनकम जिसका कम होगा वो लेस डेवलप्ड है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए इनकम का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में और चीज़ हमें पता चलेगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए, कंट्रीज़ विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। समझ में आ गया, जिनका इनकम ज़्यादा वो ज़्यादा डेवलप्ड, जिनका इनकम कम वो लेस डेवलप्ड। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड।
अब हम इनकम ही क्यों चुन रहे हैं दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि ज़्यादातर अगर इनकम ज़्यादा हुआ तो वो सभी सामानें ज़्यादा होंगी जो ह्यूमन बींग्स को चाहिए, ठीक है। अगर इनकम आता है तो मोर और लेस हेल्थ भी डेवलप हो जाएगा, एजुकेशन भी डेवलप हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सारा खेल इनकम का है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। लोगों को जो भी चाहिए वो ग्रेटर इनकम से ले लेंगे। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट गोल। तो ज़्यादा इनकम होना ये एक इंपॉर्टेंट गोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि कंट्री का इनकम क्या होगा, ठीक है। दो कंट्री को कंपेयर करना है तो दोनों का इनकम कैसे निकालेंगे। तो आप लॉजिक आपके मन में आएगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का इनकम अगर हम ऐड कर देंगे तो कंट्री का इनकम मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंट्यूटिवली, मतलब लॉजिक लगाए तो द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। समझ में आ गया। इससे हमें क्या मिल जाएगा, कंट्री का टोटल इनकम मिल जाएगा। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब देखिए, दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम टोटल इनकम का क्राइटेरिया इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डिफरेंस है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम निकालने चाहें तो बहुत ज़्यादा टोटल इनकम आ जाएगा, भले ही ये कंट्री लेस डेवलप्ड हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर पॉपुलेशन कम है लेकिन कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है तो यहाँ पे जो टोटल इनकम निकालेंगे वो क्या आएगा, बहुत कम आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज एक पर्सन क्या कमाता है दोनों ही कंट्री में, ये हमें पता नहीं चलेगा टोटल इनकम को देख के, ठीक है। तो इसीलिए टोटल इनकम हम लोग यूज़ नहीं करते। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लेंगे कि वाई इज़ द टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज नॉट यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन देम। तो आपको ये जितना भी ब्लू अंडरलाइन किया हुआ ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि टोटल इनकम यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, एक टर्म है एवरेज इनकम, इसको यूज़ करेंगे। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन अगर आप करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, एवरेज इनकम होगा या फिर पर कैपिटा इनकम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम या फिर डिफाइन पर कैपिटा इनकम, या फिर ऑन व्हाट बेसिस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कंपेयर्ड, ठीक है। तो आपको लिखना होगा पर कैपिटा इनकम। समझ में आ गया। चलिए अब इसके ऊपर सवाल भी आता है, यहाँ से ले लेते हैं। देखिए, पर कैपिटा इनकम निकालने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये कंट्री ए है, यहाँ पे 5 सिटीजन है, 1 2 3 4 5। पहला नागरिक जो है इतना कमाता है, दूसरा इतना, तीसरा चौथा पांचवा इतना कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप इन सबको ऐड कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम निकालने के लिए ये सबको ऐड करना होगा, तो ऐड करेंगे तो 50,000 आएगा, ठीक है, ऊपर वाले को, और डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन कितना है, 5 सिटीजन है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 10,000 जो आएगा, ये 10,000 हो गया पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। समझ रहे हैं। तो एग्जाम में एक बार से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए न्यूमेरिकल दे देंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि पर कैपिटा इनकम देख के हम कंट्रीज को कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये निकालता कौन है, पब्लिश कौन करता है, तो ये पब्लिश करते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो उन्होंने भी ये क्राइटेरिया को यूज़ किया कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। कौन सा क्राइटेरिया को, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम को, ठीक है। इन्होंने कहा है कि कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। इन्होंने ऐसे कहा है कि ऐसे कंट्रीज़ जिनका पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। पर एनम मतलब पर ईयर। अगर किसी कंट्री का एक साल में कोई एक नागरिक इतना $, कमाता है या फिर इससे ज़्यादा कमाता है तो वो कंट्री जो है वो क्या आएगा, रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और वहीं पे ऐसे कंट्रीज़ जिनका पर कैपिटा इनकम एक साल में $955 हो या फिर उससे कम हो तो वो कंट्री क्या कहलाएगा, लो इनकम कंट्री कहलाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है, तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है पर ईयर को पर एनम बोलते हैं, ठीक है, वो है 1820। तो आप ही बोलिए ये क्या लो इनकम कंट्रीज़ में आ रहा है इंडिया
तो आप बोलेंगे नहीं, ये 955 से ज़्यादा है हम लोग का इनकम, तो लो इनकम तो नहीं है हम लोग का। क्या हम लोग रिच कंट्री में आ रहे हैं? तो नहीं, रिच कंट्री में तो $12,056 चाहिए था, हमारे पास तो सिर्फ 1820 है, तो काफ़ी कम है। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़। तो इंडिया ये कैटेगरी में आता है, लो मिडल इनकम कंट्रीज़। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का 2017 में पर कैपिटा इनकम कितना था? $1820 था पर एनम, ठीक है। तो ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ ये नंबर याद करने से नहीं होगा, $, भी आगे लगाना पड़ेगा, पर एनम भी लगाना पड़ेगा, और ये क्या है? पर कैपिटा इनकम का मेजर है। ये 3 बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी बताएंगे यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का दूसरा नाम क्या है बोलिए? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो अभी हमने देखा एवरेज इनकम का कितना महत्व है, इसी को देख के तो हम लोग 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है अभी समझेंगे। वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़। एवरेजेस यूज़फुल है कंपैरिजन करने के लिए, एडवांटेज तो ये है इसका, लेकिन ये कुछ कमियां को छिपा लेता है। कैसे छिपाता है चलिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 कंट्रीज़ है, इन दोनों कंट्री को हमें कंपेयर करना है, कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि हम लोग इसका एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। चलिए, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो आया था 10,000। कैसे निकाला था समझ में आ ही गया था। सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन था 5। कंट्री बी का भी अगर निकाले तो इसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो 50,000 ही आएगा। तो 50,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो फिर से यहाँ पर भी आएगा 10,000। तो दोनों का पर कैपिटा इनकम सेम है, तो हम किसको बोलेंगे कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है? तो अगर आप एक झलक यहाँ पे डालें इनका सिटीजन का इनकम पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन डेवलप्ड है। आप यहाँ पे देखिए, कंट्री ए में एक सिटीजन 9,000 साढ़े 9,000 कमा रहा है, एक इंसान 10,500 कमा रहा है, एक इंसान 9,800, फिर ये 10,000, फिर ये 10,200। और वहीं कंट्री बी में एक जन 500 कमा रहा है, ये भी सिर्फ 500, सिर्फ 500, सिर्फ 500, और जो 5th सिटीजन है वो 48,000 कमा ले रहा है अकेला। तो आप किस में रहना पसंद करेंगे? तो नेचुरल बात है, कोई भी सिटीजन जाएगा तो कंट्री ए में ही रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम आपका 9,500 तो इनकम हो जाएगा, कोई भी जाएगा तो यहाँ पे। लेकिन कंट्री बी में तो पता नहीं, आप 48,000 भी कमा सकते हैं, नहीं तो आप 500 भी कमा सकते हैं, आपके लक पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ है? ज़्यादा कंट्री ए में हुआ है, ठीक है। और जो डिस्पैरिटी है वो कहाँ? कंट्री बी में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ एवरेज देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि एवरेज जो है वो डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा हुआ है, हैंस वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका बारे में आइडिया नहीं देता है एवरेज इनकम। तो ये एक एवरेज इनकम का डिसएडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसा पूछेंगे। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे जो बनेगा वही बता दिए कि टोटल इनकम को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्री। वर्ल्ड बैंक ने किस क्राइटेरिया को यूज़ किया? तो आपको लिखना होगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, ये तो हमने कर ही लिया। उसके बाद इसी में क्वेश्चन बनेगा कि मेंशन द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम का लिमिटेशन क्या है, मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो दे हाइड डिस्पैरिटीज़, और आपको ये बात लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ इसका आइडिया नहीं देता है। इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछेंगे कि इस टॉपिक से पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे कि ऑन व्हाट बेसिस द रिच एंड लो इनकम कंट्रीज हैव बीन कैटेगराइज्ड इन द वर्ल्ड। रिच एंड लो इनकम कंट्रीज़ को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है? तो आपको लिखना होगा पर कैपिटा इनकम पे, और ये बात भी लिखना होगा कि ऐसे कंट्रीज जिनका इनकम 12,056 या फिर उससे ज़्यादा है तो वो आएंगे रिच कंट्री की कैटेगरी में, और 955 या फिर उससे कम है तो लो इनकम कैटेगरीज में आएंगे, ठीक है। तो इतना ही चीज़ आपको यहाँ से तैयार करना है और कुछ बनेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ पे एवरेज इनकम पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। देखिए ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज, ठीक है,
एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज ₹5,000। एवरेज भी दे दिया हुआ है। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज ₹4,000, 7,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली, 3 फैमिली का इनकम भी दे दिया है, तो चौथे फैमिली का इनकम क्या है पूछ रहा है। तो इसको आप काफ़ी इजी तरीके से मैथ के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि लेट इनकम ऑफ 4th फैमिली भी x, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम काम करें तो 4,000 प्लस ये 7,000 प्लस ये 3,000 प्लस x डिवाइडेड बाई कितने हैं, ये 4 फैमिलीज है, तो इन सब का एवरेज कितना आना चाहिए, 5,000 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ इक्वेशन बना के यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 14,000, तो 14,000 प्लस x, इधर 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000, तो x कितना हो जाएगा, 20 में से 14 किया तो x आ गया 6,000। तो इनकम ऑफ 4th फैमिली कितना है, 6,000। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि जो भी एवरेज दिया है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितने नंबर ऑफ फैमिलीज है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल आ जाएगा 20,000। और इस 20,000 में से जो भी इनकम है दिया हुआ है उन सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। देखिए, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने देखा था कि कोई भी इंडिविजुअल इनकम के अलावा और क्या क्या चीज़ प्रीफर करता है, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ किसी भी इंडिविजुअल को चाहिए होता है। इंडिविजुअल का ये डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम नेशन लेवल पे बात करें, तो नेशन लेवल पे कोई भी नेशन ये चाहता है कि उसका एवरेज इनकम ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ और भी चीज़ चाहता है। वो और भी चीज़ क्या है वो हम इस टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। नेशन डेवलपमेंट में इनकम का बढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। वो और भी कंडीशन क्या क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि आप टेबल 1.3 को देखिए, इस टेबल को देखिए। इस टेबल में दिया क्या है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। 3 स्टेट्स है, हरियाणा, केरला और बिहार, तीनों का पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, ठीक है। ये पर कैपिटा इनकम नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है ये, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है ये आपको हायर क्लास में पता चलेगा। फिलहाल आप इसको रफली मान सकते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करके पता चल रहा है कि वी फाइंड दैट ऑफ द 3, तीनों में से हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, बिहार का लोएस्ट है। इसका मतलब क्या, हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और बिहार लोएस्ट डेवलप्ड स्टेट है क्या। तो देखिए, इस कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हम कुछ और भी डेटा देखेंगे। देखिए, सो इफ़ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। अगर हम पर कैपिटा इनकम को मान के चले तो हरियाणा मोस्ट डेवलप और बिहार लीस्ट डेवलप होता है। लेकिन इस कंक्लूजन में पहुंचने से पहले कुछ हम अदर डेटा भी देखना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। उससे पहले हम यहाँ पे इस टेबल 1.4 को देखते हैं, सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अभी हमने देखा था यही तीनों स्टेट का पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन। अब हम कुछ और डेटा को कंपेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया है, 3 स्टेट है, हरियाणा, केरला और बिहार। यहाँ पे दिया गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। अब ये क्या चीज़ होता है चलिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको शॉर्ट में IMR भी बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। बोला गया कि अगर 1 साल में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उस 1000 बच्चे में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल पूरा होने से पहले मर जाते हैं, तो उस नंबर ऑफ चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है। इसका मतलब 2017 ईयर में
1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उस 1000 में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जा रहे हैं, ठीक है। वहीं केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है और बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35 है। तो अगर हम सिर्फ इसको देखें और कंपेयर करें और आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है, तो आप बोलेंगे केरला है, क्योंकि केरला में सिर्फ 10 बच्चे ही हैं जो मर रहे हैं। और सबसे बेकार स्टेट बोला जाए तो बिहार होगा यहाँ पे, क्योंकि बिहार में 1000 में से 35 बच्चे मर जा रहे हैं 1 साल के अंदर। तो ज़रूर यहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। बात गहराई को समझ रहे हैं? चलिए, तो ये हमने समझ लिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों का ही। फिलहाल हमने ये देखा तो आप इसको तैयार कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरे कॉलम पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया हुआ है परसेंट में, मतलब पर 100, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब टोटल पॉपुलेशन में ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो 7 या फिर उससे ज़्यादा उम्र के हैं, 7 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के हैं और वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं मतलब कैसे जज करेंगे, उनको कोई भी लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आता हो, बोलना तो आता ही हो, प्लस कुछ बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन उनको आता हो, तब उसको लिटरेट माना जाता है, ठीक है। तो 7 या फिर 7 साल से ज़्यादा ऐसे कितने लोग हैं उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2011 का डेटा है, लास्ट सेंसस जो हुआ था। तो हरियाणा में लिटरेसी रेट 82 है, मतलब 100 में से 82 लोग ऐसे हैं जो लिटरेट है, 7 साल से ज़्यादा वाले लोग, ठीक है। वैसे ही केरला में लिटरेसी रेट हाईएस्ट 94 है, बिहार में लिटरेसी रेट काफ़ी लोएस्ट है 62 है, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ का कंपैरिजन देख लिया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इससे हेल्थ का कंडीशन पता चलता है, और दूसरा लिटरेसी रेट, इससे एजुकेशन का लेवल पता चलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और का कंपैरिजन देखेंगे जिसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी पर 100 पे कैलकुलेट होता है। सेकेंडरी स्टेज लिखा हुआ है, 14-15 साल लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं क्या होता है ये नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। क्या बोला गया, देखिए 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं, तो टोटल कंट्री में जितने भी बच्चे हैं, कंट्री में या फिर कोई भी स्टेट में या फिर किसी भी रीजन में जितने भी बच्चे हैं 14-15 साल के, तो उस टोटल बच्चे में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उस नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नेट अटेंडेंस रेशियो हरियाणा का 61 है। मतलब हरियाणा में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे ऐसे हैं जो 14-15 साल के हैं, ठीक है। तो उस 100 बच्चे में से सिर्फ 61 बच्चे ही क्लास में क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में प्रेजेंट है। बाकी 39 बच्चे कहीं बाहर होंगे, ठीक है, कोई काम कर रहे होंगे, नहीं तो उनके घर में बैठे होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो के मामले में भी केरला जो है वो सबसे आगे निकल के आ रहा है। 83 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे 14-15 साल के जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इस तीनों का ही डेफिनेशन आप काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इसका डेफिनेशन पूछते हैं और इसका हमने कंपैरिजन भी देखा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये लोगों ने क्या लिख के रखा है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 10 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। तो फर्स्ट कॉलम मतलब बोलने का मतलब है सेकेंड कॉलम में क्या शो कर रहा है कि 1000 बच्चे में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल पूरा होने से पहले मर जाते हैं केरला में, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है। बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 30। हरियाणा में तो 30 है, जो कि 2 गुना ज़्यादा है केरला से। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज़ मोर दैन दैट ऑफ केरला। अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा कि अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो हरियाणा का ज़्यादा है केरला से, लेकिन हरियाणा जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामलों में केरला से पीछे है, समझ रहे। और देखिए फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे बताया गया है एजुकेशन के बारे में। द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 1.4, इसका जो लास्ट कॉलम है जिसमें हमने देखा था नेट अटेंडेंस रेशियो, इसमें क्या बताया गया है, शोज अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन एजेड 14 to 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग आधे से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 14-15 साल के हैं और वो क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जनरली जो 14-15 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो क्लास 8-9 में होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है।
तो दिस मीन्स डैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। अगर आप बिहार के किसी स्कूल में जाएंगे तो आधा क्लास खाली होगा, क्योंकि यहाँ का तो अटेंडेंस रेशियो ही कितना है 43 है। स्कूल जो बना होगा वो तो सभी बच्चों के लिए बना होगा ना, सभी 14-15 साल के बच्चे के लिए बना होगा, लेकिन उसमें से सिर्फ 43% ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो बाकी जो बचा हुआ है वो खाली होगा क्लास, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। आप देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकते हैं आपसे। तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको इस टेबल के ऊपर पूछेंगे, ठीक है। आपको ये टेबल देके पूछ सकते हैं कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, या फिर कंपेयर द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा एंड केरला, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ टेबल दे सकते हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मार्क्स एक ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये तो यही टेबल 1.4 यहाँ पे जो है यही टेबल दिया गया है आपको, ठीक है। और सोर्सेस लिखा हुआ है नीचे, और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन कंपैरिजन टू केरला विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। केरला के मुकाबले कौन सा स्टेट का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है। तो केरला से ज़्यादा तो हरियाणा का भी है और बिहार का भी है कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा बोथ हरियाणा एंड बिहार, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऐड कर सकते थे कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, केरला का है, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलेंगे कि डिफाइन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन तीनों का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन बनेगा कि लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन विच एज ग्रुप। तो लिटरेसी रेट किस एज ग्रुप का पॉपुलेशन परसेंटेज मेजर करता है, तो आपको लिखना होगा 7 years एंड अबव, ठीक है। ये रहा 7 and above एज ग्रुप, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और ये जितना अंडरलाइन किए हैं इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पिछला वाला जो टॉपिक है इसी का ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो हमने देखा कि हरियाणा में जो एवरेज इनकम है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू केरला, लेकिन हरियाणा जो है वो कई सारे एरियाज़ में लैक करता है। जैसे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के मामले में हरियाणा पीछे है केरला से, लिटरेसी रेट के मामले में भी हरियाणा पीछे है केरला से। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हरियाणा के पास ज़्यादा पैसा है। तो इसका रीज़न ये है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपके पॉकेट में पैसा होने से इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ खरीद लेंगे जो एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन सीधा आपको देंगे एग्जाम में और बोलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। देखिए, तो इसका मतलब इनकम बाई इट सेल्फ इज नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज़। सिर्फ इनकम से सारा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर मनी कैन नॉट बाई अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पैसा से एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि योर मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टर्ड मेडिसिन अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिप टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स। आपका पैसा आपको बिना मिलावट का दवाई नहीं दिला सकता है। एक्सेप्शन ये हो सकता है कि आप ऐसे कम्युनिटी में चले जाए, ऐसे समाज में चले जाए जहाँ पे ये सब चीज़ शुद्ध क्वालिटी में अवेलेबल हो, लेकिन आपके पास पैसा होते हुए भी आपको मिलावट वाला दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल है कि मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19। अब क्या कोविड-19 से पैसे से बच सकते थे? नहीं बच सकते हैं ना, जब तक कि पूरा कम्युनिटी, पूरा समाज कोई इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए स्टेप्स ना उठाए। आप सिर्फ पैसे से आप अपने खुद को नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। वो डिजीज स्प्रेड होगा ही और आपको भी पकड़ सकता ही है। तो ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। समझ रहे हैं? तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनेगा। देखिए, ये स्टेटमेंट देंगे कि मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। तो पूछेंगे कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आपको लिखना होगा येस। फिर लिखा क्वेश्चन और बोलेंगे कि जस्टिफाई योर आंसर विथ एनी 3 सुइटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो 3 एग्जाम्पल देना है आपको। तो ये तीनों जो अंडरलाइन किया हुआ है, एक ब्लू से, एक रेड से और एक फिर ब्लू से, ये तीनों आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। वो स्टेटमेंट है, एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज थिंग्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। बोला गया है कि लाइफ में ऐसी कई सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है
जिसको लेने का बेस्ट तरीका और बोल सकते हैं सबसे सस्ता तरीका क्या है कि उस चीज़ को कलेक्टिवली ओन किया जाए। ठीक है, सब कोई मिल के काम करेंगे तो वो काम सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल हम ले सकते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जांपल। मान लीजिए कोई एक लोकेलिटी है या फिर कोई एक सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, तो इन सबको सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपना अपना एक एक सिक्योरिटी गार्ड रखे। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि पूरा लोकेलिटी के लिए एक या फिर दो सिक्योरिटी मैन को हायर कर लेंगे, तो वो सस्ता पड़ेगा ना। तो ये एक एग्जांपल तो ये हो गया कि जब हम कलेक्टिवली काम करते हैं तो वो चीप होता है और बेस्ट होता है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं स्कूल्स का। मान लीजिए कोई बहुत पैसा वाला आदमी है, वो अपना बच्चा को पढ़ाना चाहता है, तो वो क्या अपने बच्चे के लिए एक अलग से स्कूल खुलवाएगा तब पढ़ेगा? ऐसा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। तो हो क्या सकता है कि हम एक ही स्कूल खुले और वहाँ पे सब बच्चे आके पढ़ लेंगे, एक ही टीचर से सब बहुत सारे बच्चे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे भी कलेक्टिवली काम करके हम लोग बेस्ट तरीका और चीपेस्ट तरीका निकाल रहे हैं। तो वही यहाँ पे दो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी देके आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है केरला के बारे में। केरला के बारे में क्या बात किया गया है? तो अभी तक हम देख रहे हैं कि केरला सबसे बेस्ट स्टेट उभर के आ रहा है। ठीक है, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी लोएस्ट था, लिटरेसी रेट भी काफ़ी हाईएस्ट है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, और अटेंडेंस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो केरला इंडिया का बेस्ट स्टेट माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो आपको लिखना होगा केरला। तो ऐसा रीज़न क्या है केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 क्यों है? ठीक है, ऐसा क्या यहाँ पे हेल्थ सर्विस अवेलेबल है? तो देखते हैं, ये रहा। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। यहाँ पे जो बेसिक हेल्थ है और एजुकेशनल फैसिलिटी है ये भी काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो ये सब हाई है, और बेसिक हेल्थ अच्छा होने से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लो है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस राशन दुकान, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रही है। तो जिस वजह से यहाँ के लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, सर्टेनली बेटर है। ठीक है, तो ये दो रीज़न है। पहला तो बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी एडिक्वेट है, और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से काम करता है, जिस वजह से केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी लो है। ठीक है, और ये बात हम जनरली हर स्टेट के लिए बोल सकते हैं कि ऐसा हर वो स्टेट जहाँ पे पीडीएस अच्छे से काम करता है वहाँ पे जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस है लोगों का वहाँ पे अच्छा होता है। समझे इतना? अब आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे हमें दो टर्म समझना है, एक है बॉडी मास इंडेक्स BMI और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स को समझते हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? इसमें हम लोग वेट और हाइट किसी भी इंसान का मेज़र करते हैं, और जो वेट है वो केजी में होना चाहिए और जो हाइट है वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए डिवाइड कर देते हैं द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। मतलब BMI का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें, BMI इक्वल टू होता है किसी भी इंसान का वेट डिवाइडेड बाई उसका हाइट, और हाइट का स्क्वायर। ठीक है, और जो वेट है वो केजी में होना चाहिए और जो हाइट है वो मीटर में होना चाहिए। तो इसका डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा ना, उस वैल्यू को बोलेंगे बॉडी मास इंडेक्स। समझे कि नहीं इतना? तो इसका डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि बॉडी मास इंडेक्स इज़ अ वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, द बॉडी मास इंडेक्स इज डिफाइंड एज द बॉडी मास डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट होता है ये, क्योंकि जो मास है वो किलोग्राम्स में होता है और जो हाइट है वो मीटर में होता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से इतना ही तैयार करना है। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। तो एक बार जब ये पता चल गया कि जो पर कैपिटा इनकम है ये क्या है, इनएडिक्वेट मेज़र है डेवलपमेंट का, तो हम लोग कुछ और क्राइटेरिया भी ढूंढने लगे कि और क्या कंपेयर करें जिससे हमें पता चले कि कोई देश ज़्यादा डेवलप्ड है दूसरे देश के मुकाबले में। ठीक है, तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ,
once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria. तो चूंकि पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम एक इनएडिक्वेट मेजर है, तो अदर क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है? तो अदर क्राइटेरिया जो दो मेन सामने ऊपर के आता है वो है हेल्थ एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स, जैसा कि हमने केरला और हरियाणा के केस में भी देखा था, ठीक है। तो पिछले दशक से हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव बिकम टू बी वाइडली यूज्ड अलॉन्ग विद इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। तो पिछले दशक से एक नया ट्रेंड चला है, वो ट्रेंड क्या है कि हम लोग पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशनल इंडिकेटर्स को भी कंपेयर कर देते हैं किसी भी कंट्री का। फॉर एग्जांपल, एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लोग इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तो इस रिपोर्ट में कंट्री को कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। वो तीनों क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपसे पूछेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, तो इट इज़ अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यहाँ तक लिखना पड़ेगा, इनकम तक, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, तो आपको लिखना होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, तो आपको लिखना होगा 3 क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और हमने स्टार्टिंग में एक रिपोर्ट पढ़ा था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बहुत सारा है। देखिए, मान लीजिए ये है मान लीजिए इस साइड है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और इस साइड है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, जिसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, इसको यूएनडीपी पब्लिश करता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इट इज़ पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। दूसरा, यहाँ पे कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 1 क्राइटेरिया, और वो 1 क्राइटेरिया क्या है? एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। और यहाँ पे कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया। वो तीनों क्राइटेरिया क्या है? हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल लेवल और पर कैपिटा इनकम। ये 3 क्राइटेरिया पे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट जाएगा। चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरी में। क्या तो वो रिच कंट्री होगा, नहीं तो मिडिल इनकम कंट्री होगा, नहीं तो लो इनकम कंट्री होगा, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंट्री को रैंक किया जाता है कि कोई कंट्री नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है कंट्री, कोई कंट्री नंबर 3 पे है, ऐसे करके रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे कंट्री को क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। तो ये 4 पॉइंट का डिफरेंस आपको यहाँ से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कवर किया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बॉडी मास इंडेक्स। अब आगे आते हैं इस टेबल पे, टेबल 1.6, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। चलिए देखने क्या है। सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2017। तो इंडिया और उसके नेबर्स, इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब नेबर्स है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डेटा को अब कंपेयर करेंगे, देखते हैं हम लोग का पड़ोसी का क्या हालत है, हमारा क्या हालत है। देखिए, तो सबसे पहले तो फर्स्ट कॉलम में कंट्रीज़ का नाम लिखा गया है नेबर्स का, ठीक है। दूसरा में लिखा गया है कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इसको आप अप्रॉक्स पर कैपिटा इनकम मान लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये क्या होता है अभी समझेंगे। ये है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव। तो 25 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो कितना साल तक स्कूल में पढ़ाई किए हैं, वो उसका यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे है HDI रैंक। अब HDI क्या है, चलिए यहाँ पे पहले नोट्स में समझ लेते हैं। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। HDI रैंक्स इन द अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। तो इन सब के बेसिस पे एक नंबर कैलकुलेट किया जाता है, जिस नंबर को बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और इसके बेसिस पे कंट्री को रैंक किया जाता है। तो टोटल 189 कंट्रीज़ में से इन सब कंट्रीज़ को ऐसा रैंक मिला है। तो श्रीलंका का रैंक है 76, काफ़ी ऊपर है रैंक श्रीलंका का, मतलब श्रीलंका काफ़ी अच्छा हालत में है। इंडिया का रैंक है 130,
तो 189 कंट्रीज़ में 130 नंबर पे आता है इंडिया, तो उतना अच्छा हालत नहीं है इंडिया का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। फिर अभी हम यहाँ पर एक टर्म देखे थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब क्या होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेफिनेशन डायरेक्ट आता है एग्जाम में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब आज का डेट में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो वो बच्चा ऑन एन एवरेज कितने साल तक जिएगा, तो उस नंबर ऑफ ईयर्स को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का कितना है देखिए, बोल्ड में लिखा हुआ है 68.8 ईयर्स। तो इंडिया में अगर आज का डेट में कोई बच्चा, मतलब 2017 का डेटा है ये, मतलब उस डेट में कोई अगर उस ईयर में कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो वो ऑन एन एवरेज 68.8 ईयर्स जिएगा, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में देखिए किसका हाईएस्ट है, श्रीलंका का देखिए काफ़ी अच्छा है। श्रीलंका में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो ऑन एन एवरेज 75 साल जिएगा, 75.5 साल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन तैयार कीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पर कैपिटा इनकम है, ये वाला कॉलम, ठीक है, ये इसको डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है सभी कंट्रीज़ के लिए, 2 रीज़न से। अब क्या है वो 2 रीज़न है देखिए, डॉलर पता है ना, ये देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन है, ये रहा। तो इसको डॉलर्स में क्यों कैलकुलेट किया जाता है पर कैपिटा इनकम को, 2 रीज़न से। नंबर 1, सो डैट इट कैन बी कंपेयर्ड, कंपेरिजन करने में आसानी होगा डिफरेंट कंट्रीज़ का, ठीक है। नहीं तो बांग्लादेश का कुछ और करेंसी होगा, इंडिया का कुछ और करेंसी, पाकिस्तान का कुछ और करेंसी, तो कंपैरिजन में डिफ़िकल्टी आता है। तो इसीलिए सबको डॉलर में कैलकुलेट कर देते हैं ताकि इजीली कंपेयर किया जा सके। ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा होगा, इट इज़ ऑल्सो डन इन अ वे सो डैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। अब देखिए डॉलर का परचेजिंग पावर जो है वो सेम है हर कंट्री में। आप $1 लेके अगर इंडिया में आते हैं तो जितना सामान मिलेगा आपको वो उतना ही, $1 लेके आप अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो उतना ही सामान मिलेगा। तो $1 का मतलब परचेजिंग पावर जो है वो सेम है हर कंट्री में, ठीक है। तो इसीलिए डॉलर को यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आपसे पूछेंगे कि वाई इज़ पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो आपको ये 2 रीज़न देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका डेफिनेशन तैयार कीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन यहाँ पे क्या क्या किया गया है। तो अभी तक तो हमें एक नज़र में देखते ही पता चलता है कि श्रीलंका सबसे अच्छा कंट्री है हमारे नेबर्स में, क्योंकि इसका अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो वो भी सभी के मुकाबले इसका काफ़ी ज़्यादा है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी श्रीलंका का हाईएस्ट है, मतलब इन सब के तुलना में इनका हाईएस्ट है। फिर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखिए, यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा वाले उम्र वाले लोग और एवरेज 10 साल तक स्कूलिंग किए हैं, 10-11 साल तक, ठीक है। और इसका HTI में रैंक भी काफ़ी अच्छा है। तो श्रीलंका काफ़ी अच्छा कंट्री डेवलपमेंट के मामले में माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए श्रीलंका जो है वो काफ़ी एक स्मॉल कंट्री है हमारे नेबरहुड में, लेकिन श्रीलंका इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रेस्पेक्ट। हर मुकाबले में, हर डेटा में श्रीलंका आगे है इंडिया से। अब इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ विच 3 इंडिकेटर्स ऑफ HDI श्रीलंका हैज़ बेटर रैंक देन इंडिया। तो किन 3 इंडिकेटर्स में श्रीलंका आगे चल रहा है इंडिया से। तो आपको लिखना होगा पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव, ठीक है। इन तीनों इंडिकेटर्स में श्रीलंका आगे चल रहा है। तो ये पॉइंट हमने समझ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए और 2 कंट्री का एग्जाम्पल यहाँ पे, नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया। सच में ऐसा है क्या, देखते हैं। ये देखिए नेपाल का पर कैपिटा इनकम इतना है, बांग्लादेश का इतना है, और इंडिया का तो चलिए ये बात अच्छा है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है इन दोनों कंट्री से, लेकिन येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामला में ये लोग आगे हैं इंडिया से। इंडिया में एवरेज कोई 68 साल तक जीता है, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश में 70 और 72 साल तक जीता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में नेपाल और बांग्लादेश अच्छे हैं इंडिया से। तो इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे वही 2 पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश करती है UNDP, इसमें ये चीज़ काफ़ी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, मतलब काफ़ी क्लियरली दिखा दिया गया है कि डेवलपमेंट का मतलब अब सिर्फ ये चीज़ हो गया है कि सिटीजन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर लोग, उनका हेल्थ, उनका स्वास्थ्य, ये सब अगर अच्छा है, एजुकेशनल लेवल अच्छा है, तो माना जाएगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी आप कोई भी कंट्री पे काम कीजिए, अगर लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो काम बेकार होगा डेवलपमेंट के नज़रिए से, ठीक है। वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक से इतना ही कुछ है।
तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। और ये इसको भी याद रखिएगा कि इंडिया का रैंक क्या था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में, तो 130 रैंक था। ये नंबर याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं एकदम आखिरी टॉपिक पे, जो कि है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग जिस रफ्तार से, हम लोग मतलब पूरा वर्ल्ड, कोई भी कंट्री है, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, जो भी, अगर हम लोग इसी तरीके से अपना जो डेवलपमेंट का काम है इसी तरीके से अगर जारी रखें, तो साइंटिस्ट लोग के अनुसार ये जो डेवलपमेंट है ये ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सस्टेनेबल मतलब ज़्यादा दिन तक हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर जिस तरीके से हम लोग चल रहे तो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको याद होगा हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में एक डेफिनेशन देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो वही डेफिनेशन आप यहाँ भी तैयार कर लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हम लोग उतना ही रिसोर्सेज यूज़ करें जितना ज़रूरत है, और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के हम लोग उतना रिसोर्स यूज़ करें। आने वाला जो जनरेशन है उसको भी हम लोग इतना रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम ही लोग सारा रिसोर्स ख़त्म करके जाए और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको पेट्रोल ये सब दर्शन ही ना हो, ठीक है। तो यही डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिए, जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था उसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसेंशियल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर का। देखिए, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका डर है कि हम लोग इसका ओवर यूज़ ना कर दें, ठीक है, मतलब ये ख़त्म ना हो जाए। देखिए, अबाउट 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years। 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उन्होंने बोला है कि पिछले 20 सालों में जो वाटर का लेवल है वो 4 मीटर से भी नीचे जा चुका है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, and in another 25 years 60% of the country would be doing the same if the present way of using these resource continues। तो अभी फ़िलहाल कंट्री का 1/3 मतलब अप्रॉक्स 33% जो हिस्सा है वहाँ पे ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है, और आने वाले 25 सालों में ये 33% से बढ़ के 60% हो जाएगा अगर यही तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज़ करते रहे तो। ग्राउंड वाटर भी तो एक रिसोर्स है, ठीक है। तो कंट्री के किस किस पार्ट में ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ होता है, चलिए देखते हैं। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। तो इन सब एरियाज़ में ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उतना ट्रेंड आप याद रखिएगा, ठीक है, कि प्रेजेंटली 33% ओवर यूज़ कर रहे हैं, आने वाले 25 सालों में 60% जो कंट्री है वो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर रहा होगा अगर हम इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहे तो मेन बात यहाँ पे आप सबको समराइज करके लिखा गया है। देखिए, ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स है मतलब अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये नेचर इसको रिप्लेनिश कर देगा, ठीक है। जैसे कि क्रॉप्स और प्लांट अपने आप ग्रो कर जाते हैं वैसे ही ये भी अपने आप रिन्यू हो जाएगा। लेकिन हाउएवर इवन दीज रिसोर्स में भी ओवर यूज, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स भी ओवर यूज हो सकते हैं, ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource। अब बारिश से जितना पानी गिर रहा है अगर हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये तो ओवर यूज हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ग्राउंड वाटर को मतलब लिमिटेड वे में यूज़ करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए, आपसे बोलेंगे कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू ग्राउंड वाटर बाय गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना होगा, पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम कंजर्विंग फॉर द फ्यूचर। रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन सच अ वे दैट दे आर नॉट ओवर एक्सप्लॉयटेड, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। तो ये तो हमने देखा एक रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे ओवर यूज़ होता है। अब देखते हैं एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल। देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे। इनका जो स्टॉक है अर्थ में वो फिक्स्ड है और ये इसको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कई साल लगते हैं इसको बनने में। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। लेकिन इसका एक चीज़ है कि हम लोग इसको नया नया सोर्स इसका खोज लेते हैं कि फॉर एग्जांपल तेल का अगर एग्जांपल है, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब पेट्रोल का, ठीक है।
तो इसका हम लोग नया नया सोर्स खोज लेते हैं। तो न्यू सोर्स खोजने से एक फ़ायदा तो ये है कि ये स्टॉक में ऐड हो जाता है, लेकिन फिर भी कितना हम नया खोजेंगे, इसका तो क्वांटिटी लिमिटेड है ना। तो इसका अगर हम इस्तेमाल ऐसे ही करते रहेंगे तो ये कभी ना कभी तो जाके एग्जॉस्ट हो ही जाएंगी, ख़त्म हो ही जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया गया है। क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, हाउएवर वी मे फाइंड अ सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। तो एक नया सोर्स मिल भी जाता है हमें, तो एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। तो हमेशा तेल का खोज चलता रहता है, ठीक है, कि कहाँ पे तेल मिलता है। अब यहाँ पे इससे भी रिलेटेड समझ लेते हैं कि तेल का कैसा हालत है। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, देखिए टेबल 7.1 यहाँ पे क्रूड ऑयल रिजर्व्स दिया गया है। द टेबल गिव्स एन एस्टीमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल। कॉलम 1 में दिया गया है कि कितना तेल बचा हुआ है अभी, ठीक है, इन मिलियन बैरल्स में है, ये 1000 मिलियन बैरल्स में है। तो मोर इम्पॉर्टेंट, इट ऑल्सो टेल्स अस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट। और ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने सालों तक ये रिजर्व चलेगा, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है इनके लिए ये जो तेल का रिजर्व है ये 70 ईयर्स तक चलेगा। अमेरिका के लिए ये रिजर्व 10.5 साल तक चलेगा और वर्ल्ड के लिए ये रिजर्व 50 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है। तो देखिए द रिजर्व्स वुड ओनली लास्ट 50 ईयर्स मोर, दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के लिए ये जो रिजर्व है वो 50 साल तक चल सकता है, इसके बाद तो ये तेल ख़त्म हो जाएगा। कंट्रीज़ लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन। तो इंडिया के पास तो अपना तेल का स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इंडिया क्या करती है, तेल को इंपोर्ट करवाती है, बाहर से मंगवाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्रूड ऑयल, इनका भी हालत काफ़ी ख़राब है। अगर हम ऐसे ही प्रेजेंट ट्रेंड से यूज़ करते रहे रिसोर्सेज को तो ये एक दिन जाके क्या हो जाएंगी, ओवर यूज या फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम इसी ट्रेंड से यूज़ करते रहे तो ये सब रिसोर्सेज एक दिन जाके क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है इनमें खतरा है ओवर यूज़ होने का, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इनका खतरा है एग्जॉस्ट होने का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। अब वहीं पे बोला गया है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो ये नहीं दिखेगा कि ये कंट्री इंडिया है तो यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर अमेरिका है तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नेशनल या फिर स्टेट बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आया तो ये किसी भी रीजन को, किसी भी नेशन को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, फिलोसोफर्स के द्वारा, ठीक है। तो इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल। तो ये हमेशा ये जो क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट का क्या एम होना चाहिए, ये हमेशा के लिए ये क्वेश्चन है। ये वक्त पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रेजेंट गोल क्या है, ठीक है। एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेदर वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल्स आर, ठीक है। ये क्वेश्चन आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद भी रहेगा कि उस समय डेवलपमेंट गोल क्या है, ठीक है। तो इसीलिए द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज, ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होगा कि डेवलपमेंट का एम क्या है, ठीक है, ये चलता ही रहेगा। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जो बनेगा वो हम आपको बता ही दिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछ सकते हैं, और ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी तैयार कर लेना है जो हम आपको बोले थे। यही 2 चीज़ यहाँ से आएगा और तो कुछ है नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज से। यहाँ से भी सारा क्वेश्चन नहीं करना है, जो हम टिक किए हैं उतना करना काफ़ी होगा। पहला क्वेश्चन है, खुद ही आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई, कौन सा होगा? क्या क्या देख के हम लोग कंट्री का डेवलपमेंट डिटरमाइन करते हैं? पर कैपिटा इनकम बिल्कुल देखते हैं, लिटरेसी लेवल मतलब एजुकेशनल लेवल ये भी देखते हैं, हेल्थ स्टेटस भी देखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडिया? इंडिया के जो पड़ोसी देश है उसमें से कौन सा कंट्री इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो श्रीलंका होगा ज़्यादा, ठीक है। नेपाल और बांग्लादेश क्या था, सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में इंडिया से आगे था, और ओवरऑल बात करें तो श्रीलंका सबसे आगे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने पहले ही कर लिया था, 6000 इसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग कंट्री? तो वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करती है, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम? इसका लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन बताई थे 2 लिमिटेशन, ये डिस्पैरिटी को हाइड करता है
और इट डज नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट रेस्पेक्ट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो UNDP और वर्ल्ड बैंक में जो क्राइटेरिया है डेवलपमेंट को लेके वो कैसे डिफरेंट है, तो आपको यही लिखना होगा कि वर्ल्ड बैंक एक क्राइटेरिया यूज़ करता है, वो है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, और UNDP 3 क्राइटेरिया यूज़ करता है, एजुकेशनल लेवल, लिटरेसी, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, वो लिखना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 तो 4 जैसा ही है, जिसको आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, केरला विथ लो पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग दैन हरियाणा, hence per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. तो यहाँ पे बोला गया है कि केरला का पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है, लेकिन फिर भी केरला काफ़ी आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये एक यूज़फुल क्राइटेरिया नहीं है और इसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। तो इस बात से क्या आप एग्री करते हैं? तो टोटली एग्री नहीं करेंगे, ठीक है, पार्शियली एग्री करेंगे कि पर कैपिटा इनकम एकदम ही यूज़फुल क्राइटेरिया नहीं है, ये बात सही नहीं है। इसका ये यूज़फुल है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और भी क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, डेवलपमेंट को अच्छे से मेजर करने के लिए। वो और क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है? आप हेल्थ स्टेटस चेक कीजिए, एजुकेशनल लेवल चेक कीजिए, ठीक है, लिटरेसी रेट चेक कीजिए, इससे पता चल जाएगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाई इज़ द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वही पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना है इसका, और इसका आंसर हम पहले भी बता ही चुके हैं, वो आपको लिख दीजिएगा यहाँ पे तो काफ़ी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये टेबल देखिए 30 नंबर। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स हुज BMI इज बिलो नॉर्मल इन इंडिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे केरला का डेटा दिया गया है, मतलब यहाँ पे 8.5% मेल ऐसे है केरला में जिनका बॉडी मास इंडेक्स बिलो नॉर्मल है, मतलब ये लोग अंडरवेट है। तो 8.5% मेल अंडरवेट है, 10% फीमेल अंडरवेट है केरला में। ठीक है, तो क्या बोला गया है? इट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ वेरियस स्टेट्स फॉर द ईयर 15-16। लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल देखना है, आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश। तो केरला और मध्य प्रदेश को कंपेयर करना है, तो आपको यही बताना है कि किसका न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा है और किसका बुरा है। तो केरला में 8.5% मेल बोल सकते हैं अंडरवेट है, और मध्य प्रदेश में 28% मेल अंडरवेट है। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो बुरा है। ठीक है, केरला बेटर परफॉर्म कर रहा है। केरला हैज़ बेटर न्यूट्रिशनल लेवल कंपेयर टू मध्य प्रदेश, बोथ इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कैन यू गेस वाई अराउंड 1/5 ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड इवन दो इट इज़ आर्ग्यूड दैट देयर इज़ इनफ फूड इन द कंट्री। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। बोला जाता है कि कंट्री में इनफ काफ़ी खाना है, लेकिन फिर भी 1/5 मतलब 20% लोग अंडर नरिश्ड है। ठीक है, मैल कुपोषण के शिकार है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए ही है कि क्योंकि जो रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं है। ठीक है, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। बेसिक हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी जो है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काफ़ी कमज़ोर है इंडिया में। ठीक है, यही सब कुछ रीज़न है जिस वजह से जो 1/5 मतलब 20% लोग अंडर नरिश्ड है। तो बस यही सब कुछ क्वेश्चन से आपको तैयार कर लेना है, इतना से बाहर अब कुछ नहीं आएगा। इतना तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, और भी कई सारे वीडियोज़ है, आपको जरूर वहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।